Now we are going to start with the chapter 15 of class 8, that is some natural phenomena. इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द लाइटनिंग इफेक्ट. लाइटनिंग इफेक्ट क्या होते हैं, चार्जिंग इफेक्ट क्या होते हैं. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ लाइटनिंग. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि इसका नुकसान क्या है. अगर ये बिजली, जैसे कि आपने देखा क्लाउड्स में से ये जो चार्ज फ्लो करता है, अगर ये बिजली किसी बिल्डिंग्स पे गिर जाए, है ना, किसी भी बिल्डिंग्स कह लो, कोई प्रॉपर्टी कह लो, कुछ भी तरह की मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव साइट्स कह लो आप, तो किसी पे भी गिर जाए या किसी कार पे गिर जाए या किसी आप कह सकते हो कि किसी इंसान पे गिर जाए, तो इट कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टीज एंड इट कैन एक्चुअली हार्म द लाइफ ऑल्सो. मीन्स इट कैन बी फेटल. वो मर सकते हैं. इतना इतना शॉक होता है इस लाइटनिंग के अंदर. एंड इफ वी टॉक अबाउट एडवांटेज, तो इसकी एडवांटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि जब ये लाइटनिंग होती है तो इस लाइटनिंग के कारण जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाती है. क्योंकि देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में कंबाइन करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है एंड दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द लाइटनिंग. तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लाइटनिंग के दौरान आपस में कंबाइन कर जाते हैं एंड दे फॉर्म अमोनिया. और आपको पता है अमोनिया, जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हो, ये सिंबल है अमोनिया का. दैट मींस इट इज फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, NH3. तो ये जो अमोनिया है इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड. बहुत जगह पे यूज होता है अमोनिया. अमोनिया के बहुत फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं. सो दैट मींस अमोनिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. सॉइल के अंदर भी होता है. सो आप कह सकते हो कि लाइटनिंग के दौरान नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन कर जाती है और क्या बनाती है, अमोनिया. एक और चीज के कॉम्बिनेशन होता है लाइटनिंग के प्रेजेंस में. जब लाइटनिंग होती है तो ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन करके O3 मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन. और आपको पता है ओजोन एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अस एज it doesn't allow the harmful radiations of sun, that is ultraviolet radiations. ये जो लेयर है ये अपर एटमॉस्फेयर में होती है. जैसे कि आप देखिए ये सन है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एटमॉस्फेयर की लेयर्स है. तो ओजोन अपर एटमॉस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो सन से आने वाली रेडिएशंस में से एक रेडिएशन जिसका नाम है अल्ट्रावायलेट, जो कि आपके स्किन को हार्म कर सकती है, कैंसर कर सकती है, आपको आपके आई के अंदर कैटरैक्ट जैसी डिजीज कर सकती है, इन रेडिएशंस को रोकती है एज इट एब्जॉर्ब्स दीज radiations and do not allow the ultraviolet radiation to enter the earth atmosphere. तो आप कह सकते हो अगेन जो लाइटनिंग है ये हमारे लिए बहुत ही एक एडवांटेज का काम कर रही है, that it allows the combination of oxygen atoms to form ozone. And you know that ozone protects life on earth from the harmful solar radiations called as ultraviolet radiations. Otherwise ultraviolet radiations अगर fall कर दे तो they can cause skin cancers, right? They can even cause the eye defects. तो बहुत ही harmful होती है ultraviolet radiation. So it is just absorbed by the protective layer that is ozone, which is formed at the time of lightning. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ओजोन इज एक्चुअली O3. तीन ऑक्सीजन के एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं इट फॉर्म्स O3. सो इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज O3. अब जैसे कि आपने देखा कि ह्यूज इलेक्ट्रिक स्पार्क जो है वो क्लाउड से अर्थ पे फ्लो कर सकता है ना, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं. और आपको पता है कि लाइटनिंग कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड इट कैन एक्चुअली हार्म द लाइफ आल्सो. सो इन दैट केस वी नीड अ डिवाइस दैट इज लाइटनिंग कंडक्टर. लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो आपको बचा सकता है कि लाइटनिंग के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उससे आपको सेव कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टीज को सेव कर सकता है, आपकी लाइफ को सेव कर सकता है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज अ लाइटनिंग कंडक्टर. तो पहली बात जो शायद आपको सुनते ही आ रही होगी दिमाग में कि ये किसने बनाया, तो लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस developed by Benjamin Franklin. As you can see in the figure, he is that great man
बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनके कारण आप कह सकते हो बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग्स, पोल्स या अपनी लाइफ भी प्रोटेक्ट कर सकते हो लाइटनिंग से. सो ही इज द वन हु डेवलप्ड दिस डिवाइस, दैट इज द लाइटनिंग कंडक्टर. And this device actually protect the property from the damage caused by the lightning. अब ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है, इसका मतलब बहुत एडवांटेज है इसका, क्योंकि ये हमें लाइटनिंग से बचा सकता है, राइट. तो जितनी भी टॉल बिल्डिंग्स, टॉल टावर्स है, उनके अंदर ये कंडक्टर इंस्टॉल होता है, क्योंकि जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है जो जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, वो उनपे ही एक्चुअली आप कह सकते हो कि चांस होता है कि बिजली गिर सकती है, बिकॉज दे आर टॉल इनफ, राइट. सो these are installed in this lightning conductor are installed in the tall buildings, tall towers, in order to protect them from the damage caused by the lightning. अब देखते हैं कि लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, क्या चीज होती है इसके अंदर. एज यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, राइट. और उसके साथ ये जो आप डिवाइस देख रहे हो जो लगा है, विच रन्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज एक्चुअली अ लाइटनिंग कंडक्टर. आप देख पा रहे हो किस तरह से इसके टॉप पे स्पाइक्स बनी है ना. दिस इज द क्लाउड. ये क्या फिगर इंडिकेट कर रही है? क्लाउड. एंड दिस इज द स्पार्क. और लाइटनिंग कंडक्टर में ये क्या है? दीज आर द स्पाइक्स एंड देन यू कैन से अ रॉड. और ये आपने देखा अर्थ के अंदर बरी हुआ है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइटनिंग कंडक्टर नाउ, दैट व्हाट एक्चुअली द लाइटनिंग कंडक्टर इज. So it consists of a thick flat metallic strip mostly made up of copper. किससे बना है? It is form of thick flat metallic strip made up of mostly of copper. आप देख पा रहे हो ये पूरी एक स्ट्रिप है कॉपर की, राइट. द टॉप ऑफ द स्ट्रिप इज इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक्स. जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्पाइक्स बने हुए हैं इस तरीके से. सो दीज आर एक्चुअली द स्पाइक्स जो कि बिल्डिंग्स की हाइट से थोड़ा ऊपर है. दे आर प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द बिल्डिंग, राइट. और ये जो पूरी कॉपर की स्ट्रिप है, एक्चुअली इट इज इमर्स्ड डीप इन द अर्थ एंड इट इज जॉइंड टू अ मेटल प्लेट. आप समझ गए ना कैसे? देखिए ये ऊपर स्पाइक्स हैं, ये कॉपर का ही है सारा. देन दिस इज अ कॉपर स्ट्रिप which is attached to a metallic plate and this metallic plate is buried deep in the earth, right. अब ये जो मेटल स्ट्रिप है, जैसे कि आपने फिगर में भी देख पा रहे हो, दिस मेटल स्ट्रिप एक्चुअली रन्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग. पूरी लेंथ से रन करते हुए आ रही है और फिर मेटालिक प्लेट से अटैच है, और वो मेटालिक प्लेट अर्थ के अंदर भरी हुई है, उसके अंदर हमने दबा रखी है. आप समझ गए ना कि लाइटनिंग कंडक्टर किस तरीके का होता है? स्पाइक्स, then a metallic strip, then it is at the bottom, this strip is attached to a metallic plate which is buried in the earth. अब कैसे ये काम करता है? When lightning strikes, जैसे ही सपोज लाइटनिंग यहाँ पे स्ट्राइक करती है इस पे, लाइटनिंग कंडक्टर जो कि आपको पता है बिल्डिंग से थोड़ी हाई लेंथ, हाई हाइट में है ना. इससे इसकी जो स्पाइक्स है वो बिल्डिंग से प्रोजेक्ट हो रहे बाहर की तरफ, थोड़ा ऊंचे है. सो दिस प्रोजेक्टिंग स्पाइक्स प्रोवाइड द पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज. अब आपको पता है कॉपर गुड कंडक्टर है और ये कॉपर से ही बना है, तो जितना भी स्पार्क है ये पहले ही आप कह सकते हो रिसीव कर लेते हैं एंड इट प्रोवाइड द पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू आउट द स्ट्रिप. और स्ट्रिप से होता हुआ इस तरीके से, स्ट्रिप से होता हुआ नीचे फ्लो करता हुआ ये कहाँ पे चला जाता है? अर्थ में. और अर्थ से कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है? जो यहाँ पे नीचे मेटालिक प्लेट है. जैसे देखो मैं बना के दिखाती हूँ आपको. दिस इज द स्पाइक, this is the metallic strip, this is the metallic plate which is buried deep in the earth. Suppose ये आपके पास अर्थ हो गई और ये आपकी मेटल प्लेट हो गई. तो जो भी स्पार्क है वो पहले ये रिसीव कर लेते हैं, then it runs through the length and then reaches the metallic plate which is buried in the earth. तो सारी की सारी बिल्डिंग सेव हो गई ना. कॉपर ने सारा चार्ज खुद अपने में से पास कराकर इस मेटालिक प्लेट पे ट्रांसफर कर दिया और ये मेटालिक प्लेट अर्थ के अंदर भरी हुई है. अब जो अर्थ है, अर्थ इज एक्चुअली एट जीरो पोटेंशियल. अर्थ का पोटेंशियल क्या है? जीरो. तो सारा का सारा चार्ज अर्थ के अंदर फ्लो हो जाता है और अर्थ के अंदर कोई ऐसा डैमेज भी हमें नहीं दिखता.
राइट कोई ऐसा डैमेज अर्थ को नहीं होता है एंड एक्चुअली यू नो दैट द होल द चार्ज फ्लो टू अ मेटालिक प्लेट और दिस विच इज एक्चुअली बरीड इन द अर्थ जो कि अर्थ हुई है एंड अर्थ इज ऑलवेज एट जीरो पोटेंशियल तो कोई भी डैमेज ऐसा आप कह सकते हो बिल्डिंग पे नहीं होता ना ही अर्थ पे होता है सो आई थिंक यू गॉट इट कि किस तरीके से लाइटनिंग कंडक्टर काम करता है राइट सो दिस इज व्हाट इज लाइटनिंग कंडक्टर और लाइटनिंग कंडक्टर इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है एटलीस्ट फॉर टॉल बिल्डिंग्स टॉल टावर्स ताकि हम उनको प्रोटेक्ट कर पाए जो भी हार्म लाइटनिंग कर सकती है उससे सो दैट सारा का सारा चार्ज अर्थ में अंदर फ्लो हो पाए नाउ लेट अस टॉक अबाउट लाइटनिंग सेफ्टी कि जब ऐसी बिजली गरजती है जैसे कि आपको फिगर में देख पा रहे हो जब इस तरह से बिजली गरज रही होती है तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए तो हम देखते हैं कि व्हाट प्रिकॉशंस एक्चुअली यू कैन टेक व्हेन यू आर आउटसाइड द हाउस एंड व्हेन यू आर इनसाइड द हाउस तो पहले हम बात करते हैं सपोज आप अपने घर से बाहर है और ऐसा एक आप कह सकते हो थंडर स्टॉर्म आ गया है कि बिजली बहुत ही आप कह सकते हो लाइटनिंग बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में सो देयर इज अ चांस कि वो चार्ज जो है फ्लो कर सकता है अर्थ पे तो उस टाइम व्हाट प्रिकॉशंस यू कैन टेक सो लेट अस टॉक अबाउट दैट पहली बात आफ्टर हियरिंग द थंडर एंड लाइटनिंग जैसे आप बादलों की गरजने की आवाज सुनते हैं देन रश टू अ सेफ प्लेस आप किसी सेफ प्लेस में चले जाइए जहां पे आप इस लाइटनिंग से बच सकते हैं और डू नॉट स्टैंड अंडर टॉल ट्रीज शेल्टर्स इन द पार्क और नियर एनी एलिवेटेड प्लेस जब आप कोई सेफ प्लेस ढूंढ रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप टॉल ट्री सपोज ये टॉल ट्री है तो आप यहाँ पे इसके नीचे शेल्टर नहीं लीजिए ठीक है या फिर कोई और शेल्टर ऐसा बना हुआ है पार्क के अंदर उसके नीचे भी आप ना खड़े होइए और ऐसे ही कोई भी एलिवेटेड प्लेस जिसकी बहुत हाइट है उसके नीचे भी आप शेल्टर मत लीजिए कारण क्या है क्योंकि हमें पता है ऑल टॉल बिल्डिंग्स ऑल टॉल ट्रीज दे आर एक्चुअली आप कह सकते हो देयर इज अ चांस दैट दे डेवलप चार्ज क्योंकि उनकी हाइट काफी है तो चार्ज उन पे जल्दी फ्लो होता है राइट सो डू नॉट स्टैंड you can say under the tall trees shelters in the park or near any elevated place ध्यान रखिए इस चीज का and if you are driving stop the vehicle immediately क्योंकि आपको पता है व्हीकल की बॉडी सारी मेटालिक होती है ना और मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के तो देयर इज अ चांस कि जो चार्ज है वो इन मेटालिक बॉडीज में फ्लो कर सकता है सो इफ यू आर ड्राइविंग स्टॉप द व्हीकल इमीडिएटली or if you are carrying an umbrella so umbrella is not safe during a thunderstorm तो अगर आपने कोई अम्ब्रेला कैरी कर रखी है तो वो भी आप नहीं लीजिए क्योंकि आपको पता है इसके बीच में भी मेटल की वायर्स हो सकती है सो देयर इज अ चांस दैट इट कैन डेवलप द चार्ज और आपको ये भी पता है कि जब पानी इसमें गिरेगा तो वाटर इज अगेन अ गुड कंडक्टर तो पानी के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है इलेक्ट्रिक चार्ज आ सकता है सो कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट सेफ ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखें जब आप घर से बाहर हो और स्टे अवे फ्रॉम द पोल्स एंड द मेटल ऑब्जेक्ट्स जितने भी पोल्स है वो काफी हाई हाइट के होते हैं है ना तो उनसे भी आप दूर रहिए क्योंकि देयर इज अ चांस दैट दे मे एक्चुअली डेवलप द चार्ज और सारी मेटालिक ऑब्जेक्ट से भी बिकॉज मेटल्स अगेन कैन डेवलप चार्ज वेरी इजीली बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and moreover do not lie on ground as you can see in the figure this person is lying on the ground so this kind of posture is not allowed during a thunderstorm क्योंकि अगर आप ऐसा लेटे हैं तो there is a chance that the you can say the lightning may fall onto your body or it can be fatal also right so do not lie on ground so ये कुछ precautions आप ले सकते हैं when you are outside the house so I think you got it कि कभी भी ऐसा कोई thunderstorm आ रहा है और आप घर से बाहर हैं so these precautions actually you can take in order to protect yourself from the lightning अब जैसे कि आप बाहर हैं और आप कोई सेफ प्लेस में आप कह रहे हो कि आप टॉल ट्रीज के नीचे भी नहीं जाओ आप शेल्टर भी नहीं लो तो क्या बेस्ट पार्ट आप क्या कर सकते हो instead what you can do is that instead of lying what you can do that squat low on the ground place your hands on the knees इस तरीके से आप बैठ जाइए ग्राउंड पे है ना और अपने hands को knees पे रखकर with your hand on knees and head between the hands
इस तरीके के पोस्चर में, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो कि दिस मैन इज सिटिंग, यू कैन से ही इज क्वाइट लो ऑन ग्राउंड विद हिज हैंड्स ऑन नीज, एंड उसने अपना जो हेड इज प्लेस बिटवीन द हैंड्स। इस तरीके से आप बैठ सकते हो। अगर आप ऐसा बैठते हो, सो एक्चुअली यू आर, यू कैन से, बिकमिंग अ स्मॉल टारगेट टू बी स्ट्रक बाय द लाइटनिंग। तो आप कह सकते हो कि इस कंडीशन में, इस तरीके से, इस पोस्चर के अंदर अगर आप बैठते हो तो आप अपने आप को लाइटनिंग से बचा सकते हो, बिकॉज बाय सिटिंग लाइक दिस यू आर बिकमिंग अ स्मॉल टारगेट, राइट? But if you are inside house, then what precautions is to be taken in order to protect yourself during lightning, on a thunderstorm, or you can say on a stormy day? So during lightning, or contact with telephone wires, electrical wires should be avoided, because all these wires are made up of good conductor of electricity, right? तो lightning के टाइम पे आप टेलीफोन वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स से कांटेक्ट नहीं रखिए, राइट? और इट इज नॉट सेफ टू यूज मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स भी आप यूज मत करिए। बेथिंग शुड बी अवॉइडेड और अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर, क्योंकि आपको पता है पानी इज अगेन अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इफ यू आर बेथिंग, सो यू शुड नॉट बेथ ड्यूरिंग this thing lightning, and avoid contact with the running water. And if you are using any electrical appliances, so all these electrical appliances, if used or if you are not using, they should be unplugged. तो आप इनको भी अनप्लग कर दीजिए, इनका कांटेक्ट, आप इनको, इनके जो स्विच है उनको सॉकेट्स में लगे नहीं रहने दीजिए, उनकी तार निकाल दीजिए। सो दीज आर ऑल इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, इफ यू आर यूजिंग देम या किसी भी कारण इनकी वायर सॉकेट के अंदर लगी हुई है, सो जस्ट अनप्लग देम, राइट, इन ऑर्डर टू अवॉइड द, यू कैन से, द डैमेज दैट द लाइटनिंग कैन कॉज। Now we are going to start with another phenomena, that is earthquake। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अर्थक्वेक एक बहुत ही डिजास्टरस फिनोमिना है ना? इससे कितना सारा नुकसान होता है, और हम सब ने अपनी लाइफ में, आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकली इस चीज को फील भी किया है कि अर्थक्वेक्स में क्या होता है, किस तरीके से अर्थक्वेक आते हैं, कैसी फीलिंग होती है, या क्या हमें डर लगता है कितना। सो दिस इज व्हाट इज एन अर्थक्वेक। सो इन दिस लाइक टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थक्वेक के क्या रीजंस है, कौन से जोन्स ज्यादा अफेक्टेड है, या अर्थक्वेक के दौरान आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, देयर आर सो मेनी फिनोमिना दैट कैन कॉज लार्ज डिस्ट्रक्शन। ये तो आपको पता ही है कि बहुत सारे फिनोमिना है जो हमारे आसपास हो रहे हैं, जिनके करके बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। जैसे कि अभी हम पढ़कर आए हैं लाइटनिंग के बारे में, है ना? लाइटनिंग भी तो एक डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना है। किसी के ऊपर अगर लाइटनिंग गिर जाती है, बिजली गिर जाती है, तो डिस्ट्रक्शन तो होगी ना। पर लाइटनिंग और अर्थक्वेक के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए, जब लाइटनिंग होती है, आप कह सकते हो जब थंडरस्टॉर्म आता है, तो क्या होता है? बिजली गरजती है ना? थोड़े बादलों का रंग बदल जाता है, आज जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको पूरा कलर बदल जाता है। तो आपको पता लग जाता है कि इस तरीके का स्टॉर्म आने वाला है ना? तो आप कुछ ना कुछ अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं, पहले अपने प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेते हैं। लेकिन अर्थक्वेक एक ऐसा फिनोमिना है जिसके मतलब आने का आपको पहले कुछ नहीं पता होता, सडन आता है और आप कुछ प्रिकॉशंस भी नहीं ले पाते हो। आपके पास कोई टाइम नहीं होता कि आप अपने आप को कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले पाओ उससे बचाने के लिए। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि देयर आर सो मेनी फिनोमिना जिससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है, पर जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है वो कुछ फिनोमिना के बारे में प्रिडिक्ट कर सकता है, पहले ही बता सकता है आपको कि वो चीज होने वाली है, और आपको वार्न कर सकता है ताकि आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सको, जैसे कि हमने लाइटनिंग के बारे में पढ़ा, है ना? पर ऐसे भी कुछ नेचुरल फिनोमिना है जैसे कि अर्थक्वेक, जिनको डिटेक्ट करना प्रायर अभी तक किसी भी तरह से वो चीज बन नहीं पाई है कि हम उसको डिटेक्ट कर पाए। तो अब आप सोचो कि अगर कोई चीज आपको पता ही नहीं है कि होने वाली है, और एक ऐसा फिनोमिना होने वाला है जिससे बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकती है, और आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने का आपके पास टाइम भी नहीं बचता, तो आप सोच सकते हो वो कितना ही डिजास्टरस हो सकता है ना? तो अर्थक्वेक एक ऐसा ही फिनोमिना है जिससे बहुत ज्यादा लार्ज डिस्ट्रक्शन हो सकती है, और होती भी है। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये सब
अर्थक्वेक करके हुआ है। देखो आप अर्थक्वेक इतना ज्यादा इंटेंसिटी से आया कि बिल्डिंग्स ये कुछ भी आप पहचान नहीं पा रहे ना इसके अंदर, इस फिगर के अंदर। तो ये सब चीजें टूट गई, बहुत सारे लोग मर जाते हैं बिल्डिंग्स के नीचे आकर, आपको मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो मतलब इट कैन कॉज लार्ज डिस्ट्रक्शन। अर्थक्वेक जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बहुत कुछ डैमेज करता है, जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हो कितनी बिल्डिंग्स गिर गई है ना। लोग भी मर जाते हैं उन बिल्डिंग्स करके, कोई लोग ड्राइव कर रहे हैं, सडन उनके ऊपर कोई चीज फॉल करेगी तो डेथ भी हो जाती है उनकी, है ना। तो अर्थक्वेक कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो अब हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक है क्या। अर्थक्वेक इज एक्चुअली अ सडन शेकिंग ऑफ अर्थ विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अर्थक्वेक के अंदर क्या होता है कि एक अर्थ की, जो आपका जो अर्थ है जिसपे हम रहते हैं, उसकी एक सडन शेकिंग होती है, लेकिन ये शेकिंग सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही होती है। लेकिन वो शेकिंग आप कह सकते हो कई बार उसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होता है कि कई चीजें, जैसे कि मैंने आपको बताया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स गिर जाती है, लोग मर जाते हैं। तो एक थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम में ये जो अर्थ शेक करती है, सडन शेक करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। जैसे कि आप फिगर में देख भी पा रहे हो, एक हाउस दिख रहा है आपको, है ना, और आपको दिख रहा है कि अर्थक्वेक आने से ये घर किस तरीके से हिल रहा है। और आपको पता है कि जैसे ये घर है ब्रिक्स से बना है, डोर लगा है, तो ये सब चीजें कोई फ्लेक्सिबल थोड़ी ना है कि हिल के वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी, नहीं ना। अगर ये ऐसे हिलेंगी तो ये टूट जाएंगी, विच विल रिजल्ट इन द फॉल ऑफ द बिल्डिंग्स और हाउसेस, है ना। तो इसका मतलब इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन अगेन। अब अगर हम कारण की बात करें कि अर्थक्वेक आने का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स आपको सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग करते रहते हैं कि दिस इज द कॉज ऑफ अर्थक्वेक। बट द मोस्ट एक्सेप्टेड कॉज विच इज एक्चुअली अ मोस्ट रेलेवेंट कॉज, उसी को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो कॉज ऑफ अर्थक्वेक, द यू कैन से द मोस्ट रेलेवेंट कॉज इज दैट कि जो आपकी अर्थ है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, दिस इज द अर्थ, राइट। अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं। एक बाहर की लेयर होती है विच इज कॉल्ड एज क्रस्ट, एक बीच की लेयर होती है विच इज कॉल्ड एज मेंटल, और एक अंदर वाली इनर लेयर होती है जैसे कि फिगर में आपको दिख रही है, दिस इज द कोर, ठीक है। तो अर्थ एक्चुअली हैज 3 layers, the outer is the crust, then we have mantle and then we have the inner layer that is the core। अब जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, वो एक पीस से नहीं बनी है, इट इज एक्चुअली फ्रेगमेंटेड, ठीक है। मतलब कि जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स बन के वो लेयर बनी है, सो वी कैन से दैट इट इज फ्रेगमेंटेड। और हर फ्रेगमेंट को हम क्या बुलाते हैं, प्लेट। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड एज प्लेट। समझ गए ना कि जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारी अर्थ की, वो एक ही पार्ट से नहीं बनी है, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स हैं, और उन फ्रेगमेंट्स को हमने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है प्लेट, या आप कह सकते हो अर्थ प्लेट्स, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो प्लेट्स है ये मोशन में रहती हैं, ये रुकती नहीं है। जैसे कि हम बना लेते हैं, सपोज ये ऐसे प्लेट्स हैं, ठीक है, ये प्लेट्स मूव कर रही है, ये प्लेट्स रुक नहीं रही है, दे आर जस्ट मूविंग, इस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। तो हो सकता है कि जब ये प्लेट्स मूव करती हैं, दे में ब्रश पास वन अदर, ये दो प्लेट्स आपस में टकरा जाएं, कोलाइड कर लें, हो सकता है ना ये, है ना। तो जब ये दो प्लेट्स आपस में टकराती है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आप कह सकते हो डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब कोलिजन करके ये दोनों प्लेट्स आपस में पहले तो टकराती हैं, और टकरा के आप कह सकते हो कि अ प्लेट गोज अंडर दी अनदर वन, ठीक है। इस करके क्या होगा, जो क्रस्ट है, जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, उसके अंदर क्या आएगी, एक डिस्टर्बेंस आएगी, और ये डिस्टर्बेंस के कारण ही क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, जिसको आप क्या बोलते हो, ट्रेमर भी बोल सकते हो, कि ट्रेमर अपीयर होता है। आप समझ गए ना कॉज, बहुत सारे कॉजेज हैं। पहली बात तो ये है, आउट ऑफ दैट द मोस्ट रेलेवेंट कॉज इज दैट कि जो अर्थ की ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ स्मॉल पीसेस कॉल्ड एज फ्रैगमेंट्स, और हर फ्रैगमेंट को हमने क्या नाम दिया है, प्लेट। और प्लेट क्या है, आपस में मोशन में है। अब हो सकता है कि प्लेट आपस में टक्कर कर जाएं, कोलाइड करने से एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे डिस्प्लेस हो सकती है। इसके करके क्या होगा, इट विल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस व्हिच विल लीड टू द occurrence of tremor। तो ट्रेमर इज व्हाट वी कैन कॉल एज अर्थक्वेक ओनली। तो अर्थक्वेक का ये कारण है कि अर्थक्वेक एकदम से सडन इसलिए आता है कि प्लेट्स एकदम से आपस में टकरा जाती हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, और इस तरह से एक अर्थ क्रस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाता है।
और यही डिस्टर्बेंस हमें क्या कह सकते हैं, दैट इट इज एन ट्रेमर, दैट मीन्स एन अर्थक्वेक। अब और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण अर्थक्वेक आ सकता है, अदर देन दिस रीजन जो अभी हमने डिस्कस किया प्लेट्स का। उसके अलावा और भी कुछ रीजंस हैं व्हिच कैन एक्चुअली लीड टू अर्थक्वेक ट्रेमर्स, दैट इज द वोल्केनो इरप्ट। जैसे कि आप देख रहे हो कि आपके पास ये है, दिस इज एन वोल्केनो इरप्शन, ठीक है। तो ये जब वोल्केनो इरप्ट हो रहा है तो दिस मे कॉज अ डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट और सडन शेकिंग यहाँ भी हो सकती है। It may be due to hitting of meteor on earth। आपको पता ही है मीटियोर्स क्या होते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हेवनली बॉडी अर्थ को हिट कर रही है इस तरीके से, तो अर्थ की क्रस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस यहाँ भी क्रिएट हो रही है ना। सो ये इस हिटिंग करके भी सडन शेकिंग अर्थ की हो सकती है। और इट माइट बी ड्यू टू अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। आपको पता है कि अंडरग्राउंड आपके पास कुछ रेडियो एक्टिव ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि टूटते रहते हैं, सो देयर मे बी एनी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, द कॉज कैन बी एनी, सो दिस कैन एक्चुअली अगेन कॉज द डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट व्हिच विल लीड टू द अकरेंस ऑफ द ट्रेमर्स। तो ये जो हमने अर्थ प्लेट्स वाला रीजन करा, उसके अलावा volcano erupts, heating of meteor on earth and underground nuclear explosion can also be the reason behind the earthquake. Now as you know that earthquake जो आता है वो किस करके आता है, अभी हमने डिस्कस किया that due to collision of plates, है ना। तो जब ये प्लेट्स, जैसे कि मैं एक प्लेट बना लेती हूँ, ये प्लेट जब आपस में टकराती है तभी आता है ना डिस्टर्बेंस, तभी क्रिएट होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये प्लेट की बाउंड्रीज है, ये जो प्लेट की बाउंड्रीज है, क्योंकि टक्कर होती है तो यही ज्यादा इफेक्ट होती है ना। तो वी कैन से दैट द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी वीक जोन्स। क्या कह सकते हो आप, वीक जोन्स कह सकते हो, वेयर द अर्थक्वेक इज लाइकली टू अकर। क्योंकि जब भी प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो बाउंड्रीज ही ज्यादा आप कह सकते हो सफर होती हैं। तो बाउंड्रीज आर द रीजन वेयर द अर्थक्वेक इज लाइकली टू अकर। और ये जो वीक जोन्स हैं, यही जो बाउंड्री पे सिचुएटेड हैं, ये जो वीक जोन्स हैं, इन्हीं को हम क्या बुलाते हैं, सिस्मिक जोन्स और फॉल्ट जोन्स। क्योंकि ये वो एरियाज हैं which are more prone to earthquake, which are more prone to earthquake। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये जो आप वेव्स देख रहे हो, रिपल्स देख रहे हो, दीज आर सिस्मिक वेव्स। मतलब अर्थक्वेक जब आता है तो जिस तरह की वाइब्रेशन आप कह सकते हो, वेव्स जो प्रोड्यूस होती है, दैट इज व्हाट इज अ सिस्मिक वेव, ठीक है। अब यहाँ पे जो बाउंड्री है, आपको पता है कि सपोज यहाँ से अर्थक्वेक अराइज हो रहा है, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक अराइज इज कॉल्ड एज फोकस। उसको आप क्या बोलते हो, फोकस, ठीक है। अब ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, दिस इज एन एपी सेंटर, मतलब जोन सा एरिया सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। ये जो टर्म्स हम कर रहे हैं, एपी सेंटर, फॉल्ट लाइन, फोकस, सिस्मिक वेव्स, दिस यू आर गोइंग टू डू इन हायर स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना जानिए कि जब अर्थक्वेक आता है तो जो वेव्स प्रोड्यूस होती है, दे आर कॉल्ड एज सिस्मिक वेव्स। फोकस से अर्थक्वेक आप कह सकते हो ओरिजिनेट होता है, ठीक है। एपी सेंटर वाला जो रीजन है, तो वहीं पे हमारी फॉल्ट लाइन है जहां जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है, मतलब जो एरिया सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट जोन्स और सिस्मिक जोन्स। अब इंडिया के अंदर सिस्मिक जोन्स कौन सी है, ऑब्वियसली जब अर्थ प्लेट टकराएगी तो जो बाउंड्रीज है जो सबसे ज्यादा सफर होती हैं, मतलब जहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, वो सिस्मिक जोन्स कौन सी हैं। सिस्मिक जोन्स आर देयर इन कश्मीर, इट इज इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, इट इज इन होल नॉर्थ ईस्ट। मीन्स ये रीजन्स तो हमारे सिस्मिक जोन्स फॉर्म करते हैं बिकॉज दे लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द अर्थ प्लेट। तो जब भी प्लेट टकराएगी, these areas are actually more prone to earthquake। अब फिगर तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है फोकस से ओरिजिनेट होता है, ये वेव्स हैं अर्थक्वेक की जो ट्रैवल करती हैं, उनको सिस्मिक वेव्स कहते हो आप। एपी सेंटर के पास ही फॉल्ट लाइन है जहां पे हमारी फॉल्ट जोन्स है, जिनको हम सिस्मिक जोन्स भी कहते हैं, which are more prone to earthquakes। इसके अलावा और भी कुछ जोन्स हैं हमारे पास, जैसे ग्रेट रन ऑफ कुछ इन डिस्ट्रिक्ट गुजरात and some areas of South India also. So they also form these seismic zones, means the zones which are more prone to earthquakes, right? फिगर तो आपने देख ही लिया है, आपको इस फिगर से आपको पता है कि इस तरीके से अर्थक्वेक की वेव्स हैं जो कि ट्रैवल करती है। अब अर्थक्वेक जब आता है तो उसकी इंटेंसिटी हमेशा सेम नहीं रहती,
इंटेंसिटी का मतलब आप रिलेट कर सकते हो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ। कभी अर्थक्वेक बहुत जरा सा आता है जिससे आपको कुछ फील ही नहीं होता कि ऐसी अर्थ शेक हुई भी है, और कई बार अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ इतनी हाई होती है कि इतना डिजास्टर्स होता है कि बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, मतलब बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अर्थक्वेक इज नेवर ऑफ सेम स्ट्रेंथ, है ना। अर्थक्वेक हमेशा सेम स्ट्रेंथ से तो आता नहीं है। तो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ को नोट करने के लिए वी हैव अ स्पेशल स्केल दैट इज कॉल्ड एज रिचर स्केल। Richter scale is a scale that help in measuring the strength of earthquake. कि कितनी स्ट्रेंथ से आया है, कितना मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मींस कितनी वैल्यू है, कितनी स्ट्रेंथ है, धीरे आया है या तेज आया है, दैट इज एक्चुअली डिनोटेड बाय अ रिचर स्केल। सो रिचर स्केल इज अ स्केल दैट हेल्प इन मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक। जैसे कि आप फिगर के अंदर देख पा रहे हो, ये वेव पैटर्न्स बने हुए हैं, है ना। तो ये वेव पैटर्न स्ट्रेंथ ही तो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो आपके पास जो अर्थक्वेक आया है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, या उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, या उसका मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी कम है, और किस तरीके का नुकसान वो कर सकता है। सो वी हैव अ रिचर स्केल व्हिच एक्चुअली यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक। अब जो ट्रेमर्स जब प्रोड्यूस होते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब जैसे अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा, आपके सरफेस ऑफ अर्थ में डिस्टर्बेंस होगी ना, और वहां पे क्या प्रोड्यूस करेगा वो अर्थक्वेक, वेव्स। अभी हमने पीछे फिगर में भी किया था, इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस करेगा जो कि फैलती जाएंगी पूरे अर्थ क्रस्ट के अंदर, है ना। तो ये जो वेव्स है, these are called as seismic waves. These waves which are produced as a result of earthquake, they are called as seismic waves. अब ये जो वेव्स है, इनको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो कि फिगर में भी देख पा रहे हो आप। दिस इज सिस्मोग्राफ। व्हाट इज इट? दिस इज सिस्मोग्राफ। तो मैं एक बार हम रिकॉल करते हैं। देखिए, आपने अभी रिचर स्केल करा था, ठीक है। रिचर स्केल सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताएगा, वैल्यू बताएगा, इंटेंसिटी बताएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि जो अर्थक्वेक अपीयर हुआ वो बहुत डिजास्टर्स था या वो बहुत लाइट था, ठीक है। और जब भी अर्थक्वेक आता है तो आपको पता है सिस्मिक वेव्स तो प्रोड्यूस होती ही है। ये जो शेकिंग होती है, इससे क्या होता है, वेव्स प्रोड्यूस होती है विच ट्रैवल थ्रू आउट द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब जो ये वेव्स है, ये रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज सिस्मोग्राफ। एज यू कैन सी इन द फिगर कि ये सिस्मोग्राफ है, ठीक है। आप इसमें देखिए क्या है कि एक हैवी मास पेंडुलम की तरह सस्पेंडेड है जिसके साथ एक पेन लगा हुआ है, एंड दिस इज अ पेपर, ठीक है। अभी हम करेंगे आगे कि कैसे सिस्मोग्राफ वर्क करता है और कैसे ये वेव्स को रिकॉर्ड करता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि जो अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी क्या है। Right, so the instrument is a simply vibrating rod or a pendulum which starts vibrating when tremors occur. इस तरीके के स्टैंड के साथ एक हैवी मास सस्पेंडेड है जिसको हम क्या कहते हैं, इट इज जस्ट लाइक अ पेंडुलम ओनली, एक हैवी मास विच इज कॉल्ड, विच इज गोइंग टू वर्क एज अ पेंडुलम। अब क्या होगा, जब ट्रेमर आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये चीज हिलेगी, स्ट्रिंग हिलेगा, बॉब हिलेगा, है ना। इसके साथ एक पेन लगा हुआ है और ये पेपर है। तो जब जैसे जैसे ये हिलेगा, इट विल एक्चुअली मूव, और इसके मूव होने से इस पेन से जो इसके नीचे अटैच है उससे पेपर पे इस तरह की वेव्स बनती जाएंगी, ठीक है। ये जो वेव्स रिकॉर्ड हो रही है, दिस इज व्हाट दिस सिस्मोग्राफ एक्चुअली डू, दैट इट रिकॉर्ड्स द वेव्स, सिस्मिक वेव्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक। तो कैसे पढ़ते हैं हम उसको, सी अ पेन इज अटैच्ड टू अ वाइब्रेटरी सिस्टम। ये जो आपके पास पेंडुलम है, टू इट द पेन इज अटैच्ड। पेन क्या करता है, इट रिकॉर्ड्स द वेव्स ऑन द पेपर व्हिच मूव्स अंडर इट। पेपर नीचे मूवेबल है, पेपर मूव करता रहता है, और ये जो पेन है इस पे चलता रहता है क्योंकि पेंडुलम हिल रहा होता है और वेव्स को रिकॉर्ड करता रहता है। और इन वेव्स को स्टडी करके साइंटिस्ट एक कंप्लीट मैप बना लेते हैं अर्थक्वेक का, जिससे आपको पता लग जाता है कि व्हाट इज द पावर ऑफ द डिस्ट्रक्शन, मतलब जो आपका अर्थक्वेक आया वो कितना इंटेंस था, उसकी स्ट्रेंथ कितनी हाई थी या कितनी लो थी। So this idea actually you get from a instrument that is seismograph, because it is the one which records the seismic waves. And कैसे करता है, we have already discussed.